नमस्कार। आज इस पाठ के दूसरे दिन हम ये विचार कर रहे हैं कि जो बालारिष्ट है इसके और कौन कौन से वैशिष्ट्य हैं। बालारिष्ट को आचार्य ने कई प्रकार से कहा है। यहाँ पुनः उसी की पुनरावृत्ति करते हुए कहते हैं जो अन्य योगों से, अन्य प्रकार के ग्रह योगों की स्थितियों से निष्पन्न होता है कि रास्यंत गते सद्भिर न निरीक्षमाणे चंद्रे त्रिकोणोपगतश्च पापैः प्राणहि प्रयत्यासु शिशुर्वियोगमस्ते च पापहि तुहिनांशु लग्ने। अर्थात यदि राशि के अंत भाग में, अंत भाग का मतलब है कि अंतिम नवमांश में चंद्रमा हो और शुभग्रहों से वह अदृष्ट हो, ऐसी स्थिति में यदि क्या प्रथम या पंचम या नवम स्थान में पापग्रह हो तो भी जातक का मरण शीघ्र होता है, ऐसा बताना चाहिए। यदि चंद्र लग्न हो और सप्तम में पापग्रह हो तो भी जातक के शीघ्र मरण का फलादेश करना चाहिए। ये देखिए आप, आंसू मरण के क्या योग है। शीघ्र ही वह बालक मर जाता है। कहते हैं कि लग्न में सूर्य हो, सूर्य है, पंचम भाव में मंगल है और शनि नवम भाव में है, चंद्रमा द्वादशस्थ है, ऐसे योग है। दूसरे योग में चंद्रमा लग्न में है और मंगल और शनि उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसे योग में स्थिति निष्पन्न होती है। अन्य प्रकार के अरिष्ट योग के लक्षण को आचार्य कहते हैं क्या कि अशुभ सहिते ग्रस्ते चंद्रे कुजे निधन आश्रिते जननी सुतयोर मृत्यु लग्ने रबौ तु सशस्त्रजः उदयति रबौ शीतांशो वा त्रिकोण विनाश गई निधनम अशुभैर्बीर्जोपेतैः शुभैर्न द्युतिक्षिते। इस बालारिष्ट योग में आचार्य कहते हैं क्या कि अशुभ ग्रहों से युक्त चंद्रमा यदि कहाँ हो, लग्न में हो, राहु के द्वारा ग्रसित चंद्रमा या लग्न में हो, अथवा अष्टम भाव में मंगल हो, तो इस योग में जन्म लेने वाला बालक मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, अर्थात बालारिष्ट योग होता है। यदि लग्न में सूर्य हो तो शस्त्र द्वारा माता की मृत्यु भी हो जाती है। साथ ही लग्न में सूर्य या चंद्र हो तो बलवान पापग्रह पंचम नवम या अथवा अष्टम भाव में स्थित हो तो शुभग्रहों की दृष्टि न हो तो जातक का निधन भी कहना चाहिए। देखें आप अरिष्ट चक्र, यहां माता सहित एक अरिष्ट चक्र है मृत्यु का, दूसरा केवल बालारिष्ट है। मंगल अष्टमस्थ होकर के बैठा हुआ है, राहु और चंद्रमा लग्न में विद्यमान है। दूसरे योग में सूर्य लग्न में है और मंगल पंचम भाव में है और अष्टम भाव में शनि है, तो इस प्रकार के योग का निर्माण होता है। बालारिष्ट अन्य लक्षणों के प्रसंग में आचार्य बताते हैं कि असित रवि शशांक भूमि जैर व्यय नवमोदय धनैश्चाश्रितैः भवति मरणम आसु देहिनां यदि बलिना गुरुणा सवीक्षिता सुत मद नवमान्त्य लग्न रंध्रेश शुभयुतो मरणायचित रश्मि भृगुपुत्र शशि पुत्र देव पूज्यैर्यदि बलिभिर्नजुतो अवलोकितो वा। इस प्रकार से आचार्य क्या कहते हैं कि शनि, सूर्य, चंद्र और मंगल यदि द्वादश लग्न में या नवम भाव में या अष्टम में स्थित हो तो जातक शीघ्र ही मर जाता है। और आगे कहते हैं कि इसी प्रकार के योग पर बलवान बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक की संरक्षा करता है, अर्थात वह नहीं मरता, यह परिहार भी हो जाता है। इसी प्रकार यदि प्रथम और क्या सप्तम, नवम, चतुर्थ स्थान, द्वादश और लग्न या अष्टम भाव में पापग्रह युक्त चंद्रमा हो तो जातक का जन्म मृत्यु के लिए होता है, ऐसा जानना चाहिए। उक्त भावगत चंद्र यदि शुभग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो तो भी ऐसे योगों का भंग कर देता है। यहाँ पे बालारिष्ट के कुछ योग चक्र आपके समक्ष हैं, देखें आप। इसमें सूर्य लग्न में है, मंगल अष्टम में है, शनि द्वादश भाव में है। इस प्रकार की स्थिति से इसका ज्ञान किया जा सकता है। दूसरे चक्र में चंद्रमा, शनि, मंगल और सूर्य सप्तम भाव में विद्यमान है।
ऐसे भी अरिष्ट की स्थिति बन रही है। अब देखें, जो अरिष्ट जो गुप्त मरण काल का परिज्ञान है, उसमें काल कब होगा, कब जानेंगे कि इस बालक की मृत्यु होगी। यहां पे आचार्य कहते हैं, बड़ी ही अच्छी बात करते हैं कि योगे स्थानम गतवती बलिनस चंद्रे स्वम वा तनुगृहम अथवा पापैर दृष्टे बलवती मरणम वर्षस्यांतः किल मुनि गदितम। अर्थात क्या है, कह रहे हैं कि जो बालारिष्ट जो कारक जो ग्रह बताए गए हैं, उनकी दशा में या वो जो बलवान ग्रह हैं उनके दशा में जिस राशि में ये रहते हैं, गोचर में भ्रमण करते हुए जब इसकी ग्रह की स्थिति आती है तो इनके मरण का आदेश करना चाहिए। अर्थात जिन बालारिष्ट योगों में मरण काल बताया गया है उसमें 1 वर्ष के भीतर ही जातक का मरण होता है, जैसा कि श्लोक में निर्देशित किया गया है। वस्तुतः स्थिति क्या है कि चंद्रमा 1 मास में सभी 12 राशियों का अनुपात से भ्रमण कर लेता है। उसके अनुसार प्रथम मास में ही जातक का मरण निश्चित होना चाहिए। यहाँ यही निर्गलितार्थ है, यही भाव है इस श्लोक के आशय का। आप उदाहरण देखें कि जन्मकालिक बालारिष्ट योग चक्र क्या है, तो लग्न में चंद्रमा और मंगल हैं, अष्टम भाव में बृहस्पति और शुक्र हैं, साथ ही जो गोचर चक्र है हमारा उसमें आप देखिए चंद्रमा लग्न में आ गया, शनि और मंगल सप्तम भाव में होकर के देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह बालक बालारिष्ट कारक योग से ग्रसित है। ऐसा हम इसका विवेचन करते हैं तो क्या पाएंगे कि जातक में के जन्मकालिक ग्रह स्थिति का जो दीदी देखते हैं तो देखते हैं कि मेष राशि में मंगल और वृश्चिक राशि में गुरु एवं शुक्र हैं। द्वितीय चक्र आप देखते हैं तो क्या है कि वर्तमान कालिक जो गोचर स्थिति है उसमें मेष राशिगत चंद्रमा पर शनि और मंगल दोनों पाप ग्रहों की दृष्टि है। ऐसे में जन्मकालिक मेष राशि पर मंगल बालारिष्ट कारक हो रहा है, अर्थात बालारिष्ट कारक की स्थिति यहाँ पे बन रही है। और गोचर कालिक चंद्रमा मेष राशिगत होकर के मंगल एवं शनि से दृष्ट है, अतः इस काल में ऐसे कालखंड में जातक का मरण होगा, ऐसा स्पष्टतया निर्देशित करना चाहिए। कुछ प्रसंग इसमें ऐसे हैं, यद्यपि दैवज्ञ को अशुभ नहीं बोलना चाहिए, अशुभ मार्ग निर्देशन को भी हमें अपने शुभ तरीके से करना चाहिए, अप्रिय बातों को भी हमें प्रिय ढंग से ही समझाना चाहिए, जो ज्योतिष शास्त्र की परंपरा रही। यह कि मृत्यु की उपस्थिति होने पर भी हमें मृत्यु तुल्य कष्ट का ही आभास कराना चाहिए, जिससे समाज में व्याप्त जो भय है उससे वह जातक दूर रह करके अपनी जो आयु है उसका पूरा वो जी सके और प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ सके, जिससे रोग या मृत्यु कारक जो स्थितियां हैं उसका सामना कर सके। तो ऐसे बालारिष्ट कालक स्थिति को देखकर भी हमें निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक विचार करके तभी फलादेश बताना चाहिए। ऐसा न हो कि हम बालारिष्ट स्थिति का निर्दर्शन कर रहे हों और वह बालारिष्ट का भंग हो रहा है, अर्थात किसी न किसी ग्रह स्थिति को केंद्रस्थ होने पे, गुरु के होने पे, पूर्ण चंद्रमा के बलवान होने पे, लग्नेश की स्थिति मजबूत होने पे वह योग भंग हो रहा हो, तो इस प्रकार के फलादेश से हमें बचना चाहिए। मित्रों, आज आपके समक्ष में इस पाठ की जो समग्रता है, सारांशिका है, क्या है इस पाठ में, क्या हमने पढ़ा, इसका विचार करें तो देखते हैं कि पापग्रह सहित चंद्रमा, यदि पापग्रह से रहित चंद्र केंद्र में हो और पापग्रह भी केंद्र में हो तो दोनों स्थितियों में बालारिष्ट योग होता है। कर्क लग्न हो और वृश्चिक और क्या है, राशि चक्र के पूर्वार्ध भाग में पापग्रह, उत्तरार्ध भाग में शुभग्रह हो, अथवा लग्न और सप्तम भाव में पूर्वापर भाव में यदि पापग्रह हो तो भी जातक का मरण होता है। इस प्रकार का योग का निदर्शन आचार्य ने यहाँ पे किया है। अब यदि कर्क लग्न हो और राशि चक्र के पूर्वार्ध में पापग्रह विद्यमान हो, उत्तरार्ध भाग में शुभग्रह हो, तो भी जातक शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करता है, ऐसा फलादेश करना चाहिए। यदि राशि के अंत भाग में चंद्रमा हो, राश्यंत में अंतिम नवमांश में,
अशुभ ग्रहों से अदृष्ट हो, प्रथम, पंचम, चतुर्थ और नवम स्थान में पाप ग्रह हो तो भी जातक शीघ्र ही मर जाएगा, ऐसा आदेश करना चाहिए, बताना चाहिए। साथ ही चंद्रमा यदि लग्न में हो और सप्तम में पाप ग्रह हो तो भी जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करते हैं। इस प्रकार अशुभ ग्रहों से युक्त चंद्रमा यदि लग्न में हो जाए, राहु के द्वारा ग्रसित चंद्र लग्न में हो और अष्टम भाव में मंगल हो तो जातक माता सहित ही मृत्यु को प्राप्त कर, अर्थात बच्चा भी मरता है, उसकी मां भी मृत्यु को प्राप्त करती है। यदि लग्न में सूर्य हो तो शास्त्र द्वारा जातक एवं माता की मृत्यु होती है, शस्त्र के द्वारा कोई उसकी हत्या कर देता है। ऐसी ही स्थिति सूर्य, चंद्र, शनि और मंगल यदि द्वादश, नवम, लग्न या अष्टम स्थान में हो अथवा प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, नवम, द्वादश और लग्न या अष्टम स्थानों में पाप ग्रह युक्त हो, चंद्रमा हो या पाप ग्रहों से युक्त हो तो भी जातक का मरण होता है, ऐसा हमें आदेश करना चाहिए। हाँ, ऐसे विषयों में मेरा बार बार इस पे निवेदन है कि यदि ये विचार करें कि बालारिष्ट योग करता जो ग्रह हैं, जब उनकी दशांतर दशा आती है तभी वह ऐसा फल प्रदान करते हैं, अथवा गोचर में जब चंद्रमा प्रवेश करता है तथा उस पर पाप ग्रहों की दृष्टियां होती हैं तब भी वह जातक मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। यह काल के निर्देशन में इसका सदुपयोग होता है। दूसरा वैशिष्ट्य ये है इस पाठ का कि हमें बालारिष्ट विचार से पूर्व बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि हमें ये देखना चाहिए कि ऐसा न हो कि यह इस अरिष्ट योग का भंग हो रहा हो, अर्थात शुभ ग्रहों के द्वारा यह योग निरस्त किया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में हम अगर विचार करेंगे तो हमारा दैवज्ञ की जो वाणी हो वो कभी भी निष्फला नहीं होगी और उससे 100% फलादेश की प्राप्ति होगी। तो निष्कर्ष रूप में मैं यह कह सकता हूं कि हमें सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि अरिष्ट व्यक्ति की आयु कितनी है, और आयु के लिए ये जरूरी है कि उसका मृत्यु का काल क्या है। पूर्वमायु परीक्षित पश्चात लक्षण आदिशेत आयुर्हीन नराणम च लक्षण ही किम प्रयोजन। जितनी उपलब्धियां, जितने फलादेश आप करेंगे वो सारे व्यक्ति के जीवित रहने की ही स्थिति में है, आयु पे ही निर्भर है। अतः आयु का विचार तभी होगा जब कोई मरणकालिक स्थितियां उसके सामने विद्यमान न हो। अब यदि मरणकालिक स्थिति नहीं दिख रही है तो इस आधार पे जो भी हम फलादेश करेंगे वह उस योग को का लाभ जातक को मिलेगा और अधिकाधिक मात्रा में वह इन योगों का सदुपयोग करेगा और जीवन में खुश रहेगा और प्रसन्नता के साथ एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा। मित्रों, आज इस अरिष्टकालक प्रसंग में न केवल बाराह मिहिर ने ही इन वचनों को कहा है, अपितु इन वचनों का के भावार्थ को लेकर के बहुत सारे आचार्यों ने बड़ी विस्तार से कर प्रायः समस्त फलादेश के ग्रंथों में इसका निदर्शन किया है। अतः बालारिष्ट कारक योग को पढ़ने के लिए ग्रंथांतर की भी मदद लेनी चाहिए और उनसे भी पहले आप बालक के प्रसव होने के उपरांत बालारिष्ट का विचार कर लें, तब उसके जीवन के शुभाशुभ फलों का विचार करें। तो हमें लगता है कि यह हमारे ग्रंथकार के वचनों की सार्थकता होगी और ऐसे ही हमें इस पक्ष को ग्रहण करके ही फलादेश करना भी चाहिए। आज यहीं विराम लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।